नमस्कार, घड़ी में 10 बजने वाले हैं और वक्त है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के विधायकों के साथ कल बैठक करेंगे। आपको यह भी बता दें कि लोहरदगा में कांग्रेस की बैठक में हंगामा क्यों बरपा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत 9 जुलाई को रांची आने वाले हैं और संघ के 3 दिवसीय बैठक में शामिल होंगे। और झारखंड में मानसून की दस्तक के साथ साथ कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। शुरुआत करेंगे रांची से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। रांची में सीआईडी की क्राइम ब्रांच ने एक्शन मोड में नजर आई है। साइबर ठग सुजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड सीआईडी की टीम ने उसे दबोच लिया है। हैदराबाद के साइबर ठग की एक गिरफ्तारी हुई है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी का आरोप है उस पर। फेसबुक के जरिए वो ठगी करता था। रील पर लिंक भेजकर ठगी को अंजाम देता था। रजिस्टर ऐप में ये फेक प्रॉफिट दिखाई दिया करता था। तो इंडियन साइबर क्राइम को कोऑर्डिनेशन सेंटर और तेलंगाना पुलिस के सहयोग से साइबर ठग उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, व्हाट्सएप चैट समेत ठगी के तमाम सामान बरामद हुए हैं। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, बहुत बड़ी कामयाबी, एक ऐसा ठग जो 1 करोड़ 40 लाख रुपए की ठगी कर चुका है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। झारखंड कहें बल्कि अन्य राज्यों में भी इस ठग के द्वारा जो है वो ठगी की घटना को अंजाम दिया गया था। मामले की जानकारी जब रांची सीआईडी को मिली तो उसके बाद इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई है। बता दें कि ये फेसबुक पर रील्स के दरमियान लिंक भेजकर लोगों के साथ ठगी किया करता था। उन्हें ज्यादा मुनाफा का लालच देकर उनके साथ ठगी की घटना को ये कारित किया करता था। और इसी दरमियान 1 करोड़ 40 लाख की ठगी की बात जो है वो झारखंड सीआईडी को मिली, जिसके बाद आरोपी को तेलंगाना से गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में तेलंगाना पुलिस के साथ साथ अगर बात करें तो I4C जो कि MHA का विंग है उसके द्वारा जो है वो सहयोग प्रदान किया गया है, जिसके बाद इस आरोपी सुजीत कुमार की गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि कई और राज्यों के लोगों के साथ भी इसने ठगी की थी और कई राज्यों की पुलिस इसे जो है वो तलाश कर रही थी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जो है वो की जा रही है और मामले में कई अन्य सुराग जो है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस नेक्सस का में और कौन कौन से लोग शामिल हैं, क्योंकि इसमें दुबई का IP एड्रेस का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि गल्फ कंट्री के IP एड्रेस का इस्तेमाल किया गया, जो कि एक बड़ी जो कहा जाए तो हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं साइबर में, उसमें गल्फ कंट्री, पाकिस्तान, इन तमाम कंट्री के IP एड्रेस का इस्तेमाल हो रहा है। तो ओम प्रकाश, पाकिस्तान से भी इसके कनेक्शन के तौर पर देखा जा रहा है। ओम प्रकाश, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस में गुटबाजी, दरार और अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है। लोहरदगा में पार्टी की समीक्षा बैठक में प्रदेश नेता और पर्यवेक्षक प्रदीप बलमुचू, प्रदीप तुलसियान की मौजूदगी में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता भिड़ गए। तू मैं की नौबत आ गई, हाथापाई तक नौबत चली गई। दरअसल कांग्रेस लोहरदगा जिला अध्यक्ष सुखेर भगत को मंच पर बैठा देख वरिष्ठ नेताओं ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। हॉल में उनके खिलाफ गद्दार शब्द का प्रयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया। सुखेर भगत के विरोध में और कई कार्यकर्ता गोलमंद हो गए और झगड़े की नौबत आ गई। कि समीक्षा बैठक में समीक्षा होनी चाहिए, न कि मारपीट होनी चाहिए। स्टेज में चढ़ के एक आदिवासी के साथ जो हरकत किए, ये हम लोगों को अच्छा नहीं लगा और ये होना नहीं चाहिए। अरे उसको पार्टी से निकालना, वो विरोध काम किया है तो उसको पार्टी से निकालिए, कि आप चढ़ के मारिएगा और पूरे लोग उसको घेर के मारिएगा। आकाश साहू हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या वजह रही कि कांग्रेस में अंतरकलह, कुर्सियां तक चल पड़ी? जी, बता दें कि लोकसभा चुनाव होने के बाद से ही कांग्रेस में गुटबाजी शुरू हो गई थी और कांग्रेस का एक गुट लगातार जिला अध्यक्ष के गुटों पर आरोप लगा रहा था कि वो लोग कांग्रेस विरोधी कार्य सुखदेव भगत को हराने, जो ही अभी वर्तमान में लोहरदगा से सांसद बने हैं, उनको हराने के लिए वो लोग कार्य कर रहे थे। यह गुटबाजी धीरे धीरे बढ़ते चलेगी और जब कल प्रदेश के नेताओं के साथ जब समीक्षा बैठक लोकसभा चुनाव को लेकर हुई तो मंच पर सुखेर भगत जिला अध्यक्ष बैठे हुए थे, जिसे देखकर नारेबाजी शुरू हो गई और नारेबाजी इतनी बढ़ते गई कि गद्दार शब्द का प्रयोग हो गया, जिसके बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए और बात हाथापाई तक आ गई।
और जिसके बाद हाथापाई हुई और हाथापाई के बाद आदिवासी नेताओं ने इसका विरोध भी किया कि एक आदिवासी नेता के साथ हाथापाई करना कहीं से उचित नहीं है। अगर उसने पार्टी विरोधी कार्य किया है तो उसे पार्टी से निकाला जाए, इस तरह के आदिवासी नेता लोग मांग भी कर रहे हैं। फिलहाल अभी दोनों पक्षों को समझा दिया गया है, अरे पार्टी का बात है बोलकर अब कोई भी नेता इस पर सामने खुलकर बात नहीं रख रहे हैं। आकाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कांग्रेस के लिए जो अंतर्कलह की स्थिति पैदा हुई है, चूंकि 2-3 महीने के अंदर विधानसभा चुनाव भी होने, उसको देखते हुए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। और लोकसभा में हिंदुओं पर राहुल गांधी के बयान के बाद दिल्ली से लेकर झारखंड तक सियासी पारा हाई है। दरअसल राहुल गांधी ने संसद में कहा, जो हिंदू हिंदू बोलते हैं वो हिंसा की बात करते हैं। इसको लेकर झारखंड में भी जेएमएम और बीजेपी आमने सामने आ गई और वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। और राहुल गांधी भारत की संस्कृति और सनातन संस्कृति से उनको वास्ता क्या है, वो क्या जाने। नानी घर तो इटली है, उनकी मां भी इटली के निवासी रह चुकी है और उनके नाना स्टेफेनो मैनो इटली के निवासी थे। इसलिए भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझने के लिए उनको 3 जन्म और लेना पड़ेगा, 3 जन्म और लेना। किसी भी चीज को एंगल दे दीजिए, मोड़ दीजिए, धार्मिक उन्माद फैला दीजिए, धार्मिक ध्रुवीकरण कर दीजिए, वोट बैंक की राजनीति कर लीजिए। लेकिन अब इस बार इनको पता चल गया कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। हिंदू का मतलब होता है सहिष्णुता, हिंदू का मतलब होता है सर्वधर्म समभाव, हिंदू का मतलब होता है हर प्राणियों के प्रति सहानुभूति। ये लोग क्या जानेंगे, हिंसा फैलाने वाले, नफरत फैलाने वाले। मुझे लगता है राहुल गांधी मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं। एक तो जो इस देश में जो भारत का जो लोकतंत्र है, बड़ा ही मैच्योर्ड लोकतंत्र है, परिपक्व लोकतंत्र बोला जाता है। और ऐसे लोकतंत्र में राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता बने हैं, उनकी चिंतन धारा इतनी संकीर्ण हो सकती है, ये बड़ा चिंता का विषय है। जो भारतीय जनता पार्टी में है या जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, सिर्फ वो हिंदू है, बाद बाकी अन्य दलों के लोग हिंदू नहीं है, उनको श्री राम से प्रेम नहीं है। ये छद्म धर्म के नाम पर ये जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को ठगने का, छलने का काम करती है, स्वाभाविक तौर पे ये दुखद बात है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में आज कांग्रेस की बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। चुनावी रणनीति को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। बैठक में राहुल गांधी और खड़गे शामिल होंगे। झारखंड के मुद्दे पर चर्चा होगी। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी सोशल मीडिया विभाग को टास्क देगी। विभाग का विधानसभा चुनाव को लेकर यह महत्वपूर्ण बैठक होगी। राहुल गांधी और खड़गे इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष को भी इस बैठक में बुलाया गया है और पार्टी सोशल मीडिया विभाग को लेकर टास्क दिया जाएगा। खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे सम्मानित प्रभारी मीर साहब और आदरणीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के साथ पूरे झारखंड के सोशल मीडिया की टीम, एक्चुअली तो राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया की टीम के साथ बैठक है। इन 4 स्टेट में जहाँ जहाँ चुनाव होना है उसके सोशल मीडिया इंचार्ज और सोशल मीडिया के लोगों के साथ आज बैठक है कि कैसे हम अपने लोगों, अपने चीज़ों का, नीति का प्रचार प्रसार करें। और विधानसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन पहली बैठक करने वाले हैं। बुधवार को हेमंत सोरेन की बड़ी बैठक होगी। गठबंधन के सभी विधायकों के साथ यह बैठक होगी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, चर्चा की जाएगी। सभी विधायकों को मैसेज कर बैठक की जानकारी दे दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हेमंत सोरेन जेल से निकलने के बाद लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं और अब विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने वाले हैं। विधायकों को जानकारी दी गई है मैसेज के जरिए इस बैठक की। 5 महीने के बाद हमारे नेता जेल से बाहर निकले हैं। तानाशाही की सरकार ने उनको जेल में बंद रखा था। आज अब 2-4 महीने के बाद चुनाव है और इस परिस्थिति में पार्टी को कैसे चुनाव में जाना है, किन मुद्दों को लेकर जाना है, कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी नेताओं के लिए क्या संदेश है, राज्य की जनता के लिए क्या संदेश है, कैसे हम इन तानाशाही ताकतों को इस बार दहाई का आंकड़ा पार नहीं करने दें। देखिए, सीधा बात है, झारखंड में चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी चाहती कि पहले चुनाव हो। हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस पार्टी, सब लोगों ने बोला कि कल चुनाव करा लो, वी आर रेडी।
तो इसका मतलब है कि हम तैयार हैं। और कल हेमंत सोरेन जी की जेल से निकलने के बाद, बेल मिलने के बाद, हाईकोर्ट के बाद, तो एक नया जो समावेश, जनता में एक उत्साह का वातावरण जो पैदा हुआ है, तो हेमंत सोरेन जी ने सारे विधायकों को बैठक बुलाई। उसमें आदरणीय मीर साहब और हमारे प्रदेशाध्यक्ष भी शामिल होंगे। पूरे झारखंड में है 81 सीट पे हमारी तैयारी है। तो जहाँ तक दावेदारी की बात है, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी तय करेंगे कि हम कितने सीटों पे लड़ेंगे। चूँकि हमारा यहाँ जनाधार रहा है और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव को चाहने वाले लाखों लोग हैं, यहाँ जनाधार है हमारा, इसलिए हमारी तैयारी पूरी है। बैठक हो रही है, स्वागत योग है, बैठक होना ही चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हर हाल में। रांची में कल होने वाली इंडी गठबंधन की बैठक को लेकर बयानबाजी तेज होती जा रही है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कहा है कि इंडी गठबंधन किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, पहले यह तय हो जाना चाहिए। लोग आपस में जितनी बैठकें करने हैं कर लें, लेकिन जनता के बीच जो मन में सवाल है कि आखिर इस राज्य का जो मुख्यमंत्री हो कितने दिनों तक मुख्यमंत्री रहेगा। खासकर हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आने के बाद ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं, उनकी सक्रियता जिस तरह से बढ़ी है, कल्पना सोरेन की सक्रियता जिस तरह से बढ़ी है, तो क्या मुख्यमंत्री का पद परिवार से बाहर सुरक्षित है या कितने दिनों तक चंपई सोरेन इस राज्य के मुख्यमंत्री रह पाएंगे। इंडिया अलायंस को अपना नेता तय करना होगा कि चुनाव में किसके नेतृत्व में चुनाव में जाना है। और दुमका से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम चंपई सोरेन दुमका दौरे पर जाएंगे। दुमका को बड़ी सौगात देने वाले हैं। पुलिस लाइन मैदान पर उनका कार्यक्रम है। कई योजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे सीएम चंपई सोरेन। कार्यक्रम में बसंत सोरेन भी शामिल होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुमका के लिए बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। दुमका को आज कई करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। सीएम चंपई सोरेन आज दुमका का दौरा करेंगे। पुलिस लाइन मैदान में उनका कार्यक्रम, जहां पर करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास होगा। है प्रोग्राम और काफी चीजों का शिलान्यास भी है और काफी योजनाएं हैं और दुमका को एक हम लोग नई सौगात देने जा रहे हैं, जिसका दुमका को हम एक अच्छी सौगात हम लोग देने का काम कर रहे हैं। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। 9 जुलाई को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रांची पहुंचेंगे। प्रांत प्रचारकों की 3 दिवसीय बैठक में वो शामिल होंगे। 12 से 14 जुलाई आरएसएस की प्रांत प्रचारकों की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रांची पहुंचेंगे। रांची में 9 जुलाई को मोहन भागवत पहुंचेंगे, जहां पर वो प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। आरएसएस की बैठक में मोहन भागवत शामिल होंगे। 12 से 14 जुलाई को यह बैठक होगी, जिसमें प्रांत प्रचारक शामिल होंगे और उन्हें दिशा निर्देश दिए जाएंगे मोहन भागवत की तरफ से। और झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ आंदोलन का दौर भी चल रहा है। राज्य के 12 अति नक्सल प्रभावित जिलों के करीब 2500 सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन रांची के मोरहाबादी मैदान में शुरू हो चुका है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं और मांगों को लेकर रांची पहुंच रही हैं और आंदोलन कर रही हैं। में सियासत की बदलती तस्वीरों के साथ सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन भी अब तेज हो गया है। अल्टीमेटम की तारीख खत्म होने के बाद अब मोरहाबादी मैदान में राज्य भर के 12 जिलों से, जो कि अति नक्सल प्रभावित जिले हैं, वहां से सहायक पुलिसकर्मी मोरहाबादी मैदान पहुंच चुके हैं। आप लोग का अब क्या धरना शुरू हो गया है? आज से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन सरकार के दरवाजा पर, जब तक समाधान नहीं, जब तक प्रस्थान नहीं, करो या मरो मानसिकता के साथ, क्योंकि सरकार जो बात बोल रही है वो जबान पर कायम न रही है, केवल गुमराह, झूठ। मांग यही है कि झारखंड सहायक पुलिसकर्मी 7 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, इसके कर्तव्य को सम्मान करते हुए झारखंड पुलिस में समायोजित करें। अब इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त करें। अब सरकार ही बताएगी ना, सरकार हम लोग को जब तक नहीं उठाएंगे तब तक नहीं उठेंगे यहाँ से। हम लोग का जब समस्या सॉल्व हो जाएगा उठ जाएंगे। छोटा छोटा बच्चा है हम लोग के पास, सब बच्चा को छोड़ के आए हैं। 10,000 10,000 का 1 रुपया भी नहीं मिलता है। बोलते हैं अपने हक के लिए जाओ लड़ाई करो, सरकार क्यों नहीं पूरा तुम लोग का बात ये करेंगे, क्योंकि हम लोग हक के लिए लड़ रहे हैं। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या भी सहायक पुलिसकर्मियों की जो इस आंदोलन है, उस आंदोलन में बड़ी संख्या महिलाओं की भी है। तमाम लोग घर छोड़कर यहाँ पहुंची और बता रही हैं कि जब तक
समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं। और सरकार को जो अल्टीमेटम की तारीख थी वो तारीख खत्म होने के बाद आपको याद होगा कि पिछले साल भी 2 साल पहले की तारीख याद कीजिए, मानसून के महीने में ही मोरहाबादी मैदान में सहायक पुलिसकर्मियों का आंदोलन चला था। मानसून फिर आ चुका है और आंदोलन की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और गिरिडीह से बड़ी खबर मिल रही है। सेंट्रल जेल अधीक्षक हिमानी को जान से मारने की धमकी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गैंगस्टर अमन साहू पर जेल अधीक्षक ने धमकाने का आरोप लगाया है। जेल अधीक्षक ने डीसी, एसपी और जेल आईजी को पत्र लिखा है, अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई है। जेल अधीक्षक ने कहा कि अमन साहू की सुविधा बढ़ाने के लिए उन्हें धमकी दी जा रही है। गैंगस्टर अमन साहू को 21 जून को मोदिनी नगर जेल से गिरिडीह सेंट्रल जेल शिफ्ट किया गया था और अब अमन साहू पर धमकी देने का आरोप लगा है। कोडरमा में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। समय पर जानकारी नहीं मिलने से लगभग 56% बच्चे मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा नहीं दे पाए। छात्रों का कहना है कि परीक्षा को लेकर हमें जानकारी नहीं दी गई थी, इसीलिए हम लोग एग्जाम नहीं दे पाए। उपायुक्त ने बताया है कि जो भी शिक्षक बच्चों का परीक्षा की सूचना साझा करने में लापरवाही बरते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। न तो टीचर बताए न तो स्कूल तरफ से पता चला। हम लोग जितना स्टूडेंट है उन लोग किसी को पता नहीं चला। नहीं, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए परीक्षा नहीं देने का। मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, जिसके कारण जो है कुछ बच्चे छूट गए एग्जाम देने से। तो अभी हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को हमने एक पत्र दिया है, जो भी ऐसे टीचर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिनके कारण बच्चे एग्जाम देने से छूट गए, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई करते हुए और हमें भेजेंगे। बात बोकारो की करते हैं, जहां चंदन क्यारी गवाही नदी का पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, बावजूद इसके पुल पर लगातार भारी वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। सूचना मिलते ही बोकारो जिला 20 उपाध्यक्ष की अपनी टीम के साथ पुल का निरीक्षण कर इसकी सूचना अधिकारियों को दी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अब तक मामले पर गंभीरता नहीं दिखाई है। देखा हमने तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। कब कौन दुर्घटना घटेगी और कितने लोग का जान जाएगा ये बोलना मुश्किल है। इसलिए जैसी सूचना मिला वैसे हम वहाँ पर गए और खास करके जिला प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि वो आके परिस्थिति को देखकर नया पुल को कम से कम तुरंत चालू करने का व्यवस्था करें, ताकि वैकल्पिक व्यवस्था बनकर तैयार है और उसका अगर लाभ जनता को हम नहीं दिला पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन दोनों का ऊपर। और गढ़वा में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। रमकंडा प्रखंड के बलीगढ़ गांव में हाथियों का झुंड ने एक मिट्टी के घर पर धावा बोलकर उसे तहस नहस कर दिया। घर के अंदर रखा अनाज भी चट कर दिया। आपको बता दें कि झारखंड के गढ़वा जिला अब हाथियों का नया बसेरा बन रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से हाथियों का झुंड इलाके में डेरा जमाए हुए। इन हाथियों के सामने गलती से कोई आ जाए तो उसे मौत के घाट उतार देते हैं। गार्ड देख के जाते हैं, बस इतना ही काम है। या थे भी हाथी तो डीप जंगल में थे, किसी को नुकसान नहीं हो रहा था। लेकिन इधर 1 हफ्ता या 10 रोज से हाथी का फिर गांव में आवागमन हो रहा है। चूंकि फसल अभी जैसे मकई हो गया और कुछ हरियाली है और उन लोग को अनाज खाने की आदत हो गई है, तो अब अभी फिलहाल कुछ न कुछ नुकसान समय समय पर होता रहेगा। गिरिडीह के मधुबन स्थित झारखंड के सबसे ऊंचे पहाड़ पारसनाथ में बंदरों की संख्या प्रतिदिन कम होती जा रही है। पारसनाथ के पहाड़ पर इन दोनों न श्रद्धालु आ रहे हैं और एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा आनंद के साथ इस समय एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। आनंद, बिल्कुल, देखिए हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा है। सर आपको पहले बहुत बहुत बधाई कि आपको
बिल्कुल। देखिए हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा है, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उपेंद्र जी, अभी कुछ देर पहले सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि आप एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए राज्यसभा के। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। और कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसके लिए तो सबसे पहले बिहार की महान जनता, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी मेरे साथ अपने स्नेह का प्रदर्शन किया। एनडीए गठबंधन में हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित बीजेपी, जेडीयू, चिराग जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, सभी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता के प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, चिराग पासवान जी, मांझी जी, सब लोगों के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सब लोगों ने मिलकर आज घोषणा एनडीए की ओर से की है। और आगे की जो चुनौती है, उस चुनौती को हम सब लोग मिलकर निपटेंगे। सर, जब लोकसभा चुनाव में कार्यकाट में आपको हार मिली थी तो कई तरह की बातें आ रही थी, नाराजगी आपकी भी दिखी थी। अब आपको लगता है कि वो तमाम नाराजगियां दूर हो गई है? और जो बातें सामने आ रही थी कि कुशवाहा वोटर टूट रहा है, कुशवाहा वोटर टूट रहा है एनडीए से, आपके राज्यसभा जाने के बाद क्या उसमें विराम लगने की स्थिति है? नहीं, देखिए, नाराजगी जैसी कोई बात व्यक्तिगत रूप से कभी मेरे साथ नहीं थी। अलग बात है कि लोग व्याख्या उस रूप में कर रहे थे। चुनाव हार जीत से नाराज होने जैसा क्या था। लेकिन हाँ, एक चिंता जरूर हुई थी। शाहबाद का पूरा इलाका और मगध का जहां अंतिम फेज में मतदान हुआ, वहां जिस तरीके से हार हुई, अब 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, अब कैसे टैकल आगे किया जाए इन इलाकों की समस्याओं को, ताकि एनडीए की जीत 2025 में हो और 2025 में फिर से एनडीए के नेतृत्व में बिहार में सरकार बन पाए। तो इस बात की चिंता जरूर थी और हम सब लोग मिलकर इस चुनौती को निपटेंगे, उसमें कोई कठिनाई नहीं। लेकिन जो महागठबंधन है उसने भी 7 उम्मीदवार उतारे थे। आपको लगता है कि जो आपका एनडीए का खास समीकरण हुआ करता था, उसी समीकरण में सेंध लग गई? अब आपको राज्यसभा भेज के भगवान सिंह कुशवाहा को एमएलसी बना के एक शाहबाद को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाए, तो कितना फायदा मिलेगा? चूंकि महागठबंधन की तरफ से भी तो रणनीतियां बनेंगी। देखिए, इस विषय पर तो अलग से बात होगी। इस पर तो हमने अपनी पार्टी की बैठक भी 2 दिन के लिए बुलाई है। समीक्षा करेंगे कि कैसे क्या हुआ और आगे क्या करना है। फिर एनडीए गठबंधन में भी रणनीति मजबूती से बनाएंगे और मजबूती से रणनीति 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। तो निश्चित रूप से 2025 के लक्ष्य को हम सब लोग हासिल करेंगे। सर, आपको उम्मीद था कि जब लोकसभा चुनाव में आपको हार मिली तो आपको उम्मीद था कि एनडीए की तरफ से आपको राज्यसभा भेजा जा सकता है? किसने आपको आश्वासन दिया? और आज जो ये तस्वीर देख रहे हैं, तो इसके पीछे आप किसका योगदान मानते हैं? देखिए, हम चुनाव परिणाम आने के बाद कोई हमारे मन में ऐसा नहीं था कि राज्यसभा में उम्मीदवार मुझको बनाया जाएगा। लेकिन चारों तरफ से लोग ही बोल रहे थे। बीजेपी, जेडीयू या एनडीए गठबंधन में कोई भी नेता, जिनसे भी बात हुई, जिनसे टेलीफोन पर बात हुई, जिन लोगों ने मिलकर बात की, सबने अपनी ओर से कहा कि आपको राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। और आम लोगों के बीच भी हम जाते थे तो मीडिया के माध्यम से जो बहस चलती थी, जो खबरें आती थी, उसको देखकर लोग ही बोलते थे। हमने कहीं किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखा, ऐसा नहीं है। लोग ही बोलने लगे और तमाम एनडीए गठबंधन के नेता, हम जिनसे भी मुलाकात हमारी हुई चुनाव परिणाम के बाद, बड़े नेता हों या राज्य के नेता हों, सब लोगों ने खुद ही कहा। अच्छा, आरएलएम के लिए एक बड़ा सेटबैक था जब आप हार गए थे चुनाव, और आपके लिए भी बहुत ऑकवर्ड वाली स्थिति हो गई थी। अब आपकी पार्टी के लिए और आपके गठबंधन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा जाना? देखिए, हमारी पार्टी के जो भी साथी हैं, चुनाव ठीक है, विपरीत परिणाम आने के कारण थोड़ी उदासी उनके मन में थी, लेकिन लड़ने भिड़ने वाले लोग हैं, हमेशा विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करने वाले लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई उनके मन में ऐसा हो गया था कि अब आगे कैसे होगा। सब लोग कमर कसे हुए हैं। हाँ, ठीक है कि एक उत्साह का वातावरण निश्चित रूप से इस घोषणा के बाद लोगों के बीच में बनेगा। अच्छा, एक अगला सवाल है सर कि पवन सिंह का फैक्टर मानते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के हार में पवन सिंह का फैक्टर ने काम किया? पवन सिंह को समय रहते अगर बैठा दिया जाता तो शायद ऐसी परिस्थितियां न आती। नहीं, इसके लिए हमने कहा कि तो समीक्षा हो रही है ना, 5-6 तारीख को हम लोग बैठेंगे। पूरे बिहार के साथियों को बुलाया गया है
2 दिन के लिए बैठक होगी पटना में, और उस बैठक में हम समीक्षा करेंगे न सिर्फ काराकाट में बल्कि अगल बगल आसपास भी कैसे इस तरह का परिणाम आया, और फिर आगे की रणनीति दुरुस्त बने 2025 के लिए, यह हमारी चिंता का विषय है। तो इसके लिए बैठेंगे, समीक्षा करेंगे, तब बता पाएंगे। कुशवाहा जी, एक सवाल ये भी है कि कुशवाहा वोटर जब एनडीए का वोटर माना जाता था, तो आखिर क्या वजह रह गई कि एनडीए से छिटक गया, और क्या आप मानते हैं कि महागठबंधन ने ज्यादा उम्मीदवार उतारे, इसका फायदा उन्हें मिला, या फिर आप लोगों से कहीं कमियां रह गई? देखिए, इन तमाम बातों पर हम कुछ भी बोल पाएंगे समीक्षा के उपरांत ही। हम अपनी पार्टी के अंदर 2 दिनों की बैठक करके समीक्षा करेंगे, फिर एनडीए गठबंधन के नेताओं के बीच जो कुछ भी हम समीक्षा में पाएंगे उसको शेयर करेंगे, और उसके आधार पे क्या आगे रणनीति बनती है यह हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो इस पर समीक्षा के उपरांत ही कुछ हम बोल पाएंगे। अच्छा सर, अभी हम बिहार में देख रहे हैं कि जो भी एनडीए के सहयोगी हैं, हर के एक नेता मंत्री बन रहे हैं केंद्र में। क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे तो उसके बाद उनको भी मंत्री बनाने की कवायद की जाएगी? क्या आपकी इच्छा है कि अभी केंद्रीय मंत्री बनते? देखिए, यह मेरा विषय नहीं है। जो विषय मुझसे संबंधित हो उसी से सवाल पूछिए, उसी का हम जवाब देते हैं। यह विषय जिसके बारे में आप पूछ उपेंद्र कुशवाहा जी से चल रही है, आपने जो तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।